बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज के लेक्चर में हम चैप्टर 11 साउंड के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम इज नॉट हेयर्ड। कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन होती है, यानी कि वाइब्रेशन होती है, तो उस वाइब्रेशन के जरिए से जो साउंड प्रोड्यूस हो सकता है वो हमें सुनाई क्यों नहीं देता। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ह्यूमन ईयर है वो कितना साउंड डिटेक्ट कर सकता है। तो ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी कि इंसानी कान जो आवाज़ सुन सकता है, वो आवाज़ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होनी चाहिए। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज होगी या 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज है तो वो इंसानी कान सुनाई नहीं दे सकता, इंसानी कान को वो आवाज सुनाई नहीं देगी। तो ये जो सामने आपको पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ नजर आ रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, ये साउंड जरूर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इस वजह से इंसानी कान को सुनाई नहीं देती। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, If a ringing bicycle bell is held tightly by hand, it stops producing sound. Why? कि बाइसाइकिल के ऊपर जो बेल लगी होती है, रिंगिंग बेल, उसको हम हाथ से मजबूती से पकड़ लें तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो रुक जाता है, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देती है। इसकी रीजन क्या है? तो वो बेसिकली इस रिंगिंग बेल की बात कर रहे हैं। ये रिंगिंग बेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशन के प्रोसेस के जरिए से। जब हम इसको हाथ से टाइटली पकड़ लेंगे तो क्या होगा, डैम्पिंग इफेक्ट उसके ऊपर प्रोड्यूस होगा हाथ के प्रेशर की वजह से। जो हमारा हाथ उसको टाइटली प्रेस करेगा या होल्ड करेगा, उसकी वजह से डैम्पिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो डैम्पिंग इफेक्ट क्या करेगा, उस बेल की जो वाइब्रेशंस हैं उसको बहुत कम कर देगा या खत्म कर देगा, जिसकी वजह से वो बेल साउंड प्रोड्यूस करना छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, Why is the intensity of an echo less than that of the original sound? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इको की जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा कम होती है ओरिजिनल साउंड की निस्बत। इसकी रीजन क्या है? तो इको का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इको क्या है कि साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है वो ट्रेवल करता हुआ किसी सरफेस से टकराता है और टकरा के फिर वापस उसी मीडियम में वापस आ जाता है, तो इसको इको का नाम दिया जाता है। अब जो साउंड ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जो इको के जरिए से यानी कि टकरा के जो साउंड वापस आएगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि जब यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी डिस्टेंस के साथ साथ, और जब डिस्टेंस इतना कवर कर लेगी कि वो अगली बिल्डिंग से या किसी भी हर्डल से टकरा के वापस आती है तो डेफिनेटली उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, और रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी हुआ, तो जिसकी वजह से जो इको के बाद जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो यहां पे क्या इफेक्ट इन्वॉल्व है? एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, दूसरा जो ये साउंड डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और तीसरा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इको की जो साउंड इंटेंसिटी होती है वो ओरिजिनल साउंड की निस्बत कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच मीडियम एयर और वाटर एन इको इज हेयर्ड सूनर? व्हाई? किस मीडियम में जो इको है वो ज्यादा सुनाई देगी, एयर में या वाटर में, हवा में या पानी में, किस में जो इको है वो ज्यादा सुनाई देगी और क्यों? तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में फास्टर होती है लिक्विड और गैस की निस्बत। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान गैप ना होने के बराबर होता है। लिक्विड के दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान गैप होता है वो सॉलिड की निस्बत ज्यादा होता है, और गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो गैप होता है वो लिक्विड से भी ज्यादा होता है। तो यहां पे बात की गई है एयर और वाटर की। एयर गैस है
और वाटर लिक्विड है। अब हम लिक्विड और एयर का जब कंपैरिजन करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स का गैप एयर के पार्टिकल्स के गैप से कम है, तो इस वजह से इसमें साउंड ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगी गैस की निस्बत। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इको है वो वाटर में ज्यादा जल्दी हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड ऑन द मून? चांद पर आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? तो चांद पे आवाज के सुनाई ना देने का रीजन क्या है? सबसे पहली बात आपको यह मालूम होनी चाहिए कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकती है। अब अगर हम चांद की बात करते हैं तो चांद के ऊपर हवा नहीं होती, वहां पे एयर नहीं है, यानी कि कोई मीडियम नहीं है। तो मीडियम ना होने की वजह से जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए पर्सन प्लेसेस हिज ईयर ऑन रेल्स ऑफ रेल रोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कमिंग ट्रेन, व्हाई इज दिस डन एंड हाउ डज इट वर्क? कि एक आदमी है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना कान रखता है, तो कान रख के वो ये चेक करना चाहता है कि दूर जो एक ट्रेन आ रही है वो उसको चेक करना चाहता है कि वो ट्रेन जो उसे नजर नहीं आ रही लेकिन उसकी आवाज सुनाई देगी उसे। तो ये कैसे वर्क करता है, यानी कि कैसे ऐसा होता है कि वो ट्रेन जो आती हुई नजर तो नहीं आ रही लेकिन उसकी आवाज उसको आ रही होती है जब वो कान पटरी के साथ लगाता है। तो इसकी बेसिक रीजन वही स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड एयर है। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड फास्टेस्ट होती है और एयर में मिनिमम होती है। अब जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं, यानी कि ये जब पटरी के ऊपर खड़ा है तो इसके कानों तक जो आवाज पहुंच रही है वो बाय एयर है। एयर क्या है? गैस है। अब गैस में जो एक ट्रेन बहुत दूर से आ रही है उसके हॉर्न की आवाज इसके कान तक पहुंचने में, जाहिर सी बात है, आपको पहले बता चुका हूं कि जो गैस होती है उसमें स्पीड ऑफ साउंड बहुत कम होती है। तो जब स्पीड ऑफ साउंड कम होगी तो क्या होगा कि वो ट्रेवल करते करते वो साउंड उसके कान तक बेहतर तौर पर नहीं पहुंच पाएगा। और हवा की जो डायरेक्शन है वो भी डिपेंड करेगी उस चीज पे। जबकि वो जब अपना कान रेलवे ट्रैक की पटरी के साथ लगाएगा तो साउंड ट्रेवल करेगा थ्रू सॉलिड। ये रेल की पटरी सॉलिड है, तो वो साउंड जो ट्रेन के चलने से प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड इस पटरी के जरिए से होता हुआ उसके कान तक पहुंचता है। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड फास्ट होती है तो वो साउंड उसके कानों तक पहुंचेगा। इस वजह से वो ट्रेन जो दूर से नजर भी नहीं आ रही आती हुई, उसका साउंड भी उसे पटरी पे सुनाई देगा। तो यहां पे क्या चीज इन्वॉल्व है? स्पीड ऑफ साउंड इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन यू वॉच अ थंडरस्टॉर्म यू सी द लाइटनिंग फर्स्ट। कि जब आप थंडरस्टॉर्म को देखते हैं तो आपको लाइटनिंग पहले नजर आती है, एंड यू हेयर द थंडर आफ्टरवर्ड, यानी कि वो बिजली चमकती हुई पहले नजर आती है और उसकी जो आवाज है वो बाद में सुनाई देती है। इसकी वजह क्या है? तो लाइटनिंग का ताल्लुक देखने से है और थंडर का ताल्लुक सुनने से है। दो डिफरेंट चीजें हैं, देखना और सुनना। देखना जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करता है और सुनना स्पीड ऑफ साउंड से रिलेट करता है। अब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इन एयर वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो जब लाइट जो है वो चमकती है तो उसकी जो लाइटनिंग है वो हमें पहले दिखाई देती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है, और उसकी थंडर जो है वो बाद में सुनाई देती है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट की निस्बत स्लो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी वुड म्यूजिक फ्रॉम मार्चिंग बैंड बी एंजॉयड। कि अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता तो क्या जो मार्चिंग बैंड होता है उसका जो म्यूजिक है वो एंजॉय करते?
मार्चिंग बैंड वो इस बैंड की बात कर रहा है कि ये बैंड जो मार्च करता हुआ म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, अगर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करता फ्रीक्वेंसी पे, तो इस मार्चिंग बैंड का जो साउंड होता वो एंजॉय करते या नहीं। अगर स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट होता फ्रीक्वेंसी पे, then due to the motion of the band the frequency of the sound will change, which results in change in the pitch of sound. यहां पे इंडिपेंडेंट नहीं, यहां पे डिपेंडेंट का वर्ड आएगा कि अगर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी पे, तो मोशन ऑफ द बैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विल चेंज। बैंड की मोशन के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती और उसकी वजह से साउंड का पिच भी चेंज हो जाता। क्या होता कि अगर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता फ्रीक्वेंसी पे, तो मोशन ऑफ द बैंड की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो भी चेंज हो जाती, जिसकी वजह से साउंड की पिच चेंज हो जानी थी। तो जो उस वक्त साउंड प्रोड्यूस होता मार्चिंग बैंड की वजह से वुड नॉट बी यूनिफॉर्म एंड इट वुड नॉट बी एज प्रेजेंट एट इज, कि वो प्रोड्यूस होता जो साउंड मार्चिंग बैंड का वो यूनिफॉर्म ना होता और वो उस तरह ना होता फिर जैसा कि नॉर्मल रूटीन में सुनाई देता है कि जब फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। जब डिपेंड करेगा तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा और वो साउंड फिर हमारे लिए एंजॉयबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज योर वॉइस साउंड फुलर इन साउंड? क्या साउंड जो है जब शावर ले रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो साउंड है, जो आवाज होती है, बोले भी तो वो आवाज अजीब सी होती है, मतलब नॉर्मल रूटीन में वैसी आवाज नहीं होती। तो उसकी रीजन क्या है? शावर लेते वक्त बुनियादी वजह यह है कि एक तो वॉशरूम का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी कि कुछ अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई हो रही होती हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है वो फुलर हो जाता है। अब वो एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें जाहिर सी बात है जब बोलेंगे तो आवाज टकराएगी, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस इंक्लूड होगा, रिवर्बरेशंस होंगे, डिफ्यूजन होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर है, ये सब वो फैक्टर्स हैं। यानी कि साउंड रिफ्लेक्ट भी करेगा, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, कुछ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगा, यानी कि एयर से वाटर में एंटर होगा। तो वो जाहिर सी बात है जो हमने पढ़ी थी उसकी लाइट की प्रॉपर्टीज कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है तो अपना पाथ चेंज कर लेता है। तो यहां पे भी वही प्रोसेस अप्लाई होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कंबाइन होते हैं और ये उस साउंड को फ्लर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई इज इट सो क्वाइट आफ्टर अ स्नोफॉल? स्नोफॉल के बाद खामोशी क्यों छा जाती है? तो स्नोफॉल बेसिकली अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो वहां पर सरफेसेस प्लेन्स होती हैं, रोड्स प्लेन हैं, रूफ्स प्लेन हैं, बाकी काफी सारी सरफेस प्लेन होती है। तो जब बर्फबारी होती है, स्नो होती है, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी एक लेयर जम जाती है हर एक चीज के ऊपर। अब ये जो बर्फ है ये एक सॉफ्ट मटेरियल है। आपको पता है कि पोरस मटेरियल जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड होता है। तो जहां जहां पर स्नो पड़ती है वो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वो एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो उसकी वजह से स्नोफॉल के बाद हमें काफी खामोशी महसूस होती है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।